हेलो बच्चों, फिर से आपका केमिस्ट्री की बेसिक क्लास में वेलकम है। जैसा कि आपको पता है, हमने जो है इससे पहले एक तो आपका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज की बात करी है और समस्थानिक समभारिक की बात हुई है। और अब हम करना चाहते हैं इसमें चार बातें: कोष, उपकोष, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहते हैं। और ये भी जो है इसकी जो आवश्यकता है वो ये है कि इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख पाएंगे। ठीक है ना। जब अपने को पता रहेगा कि किसी भी परमाणु में, जो कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परमाणु छोटी से छोटी इकाई होती है किसी पदार्थ को बनाने के लिए, और वो जो परमाणु होते हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है दो भागों से मिलकर बनते हैं। जैसे परमाणु को कहें तो एक भाग, उसका जो केंद्रीय भाग होता है उसको अपन नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, और जो बाहर का भाग होता है वो कोष या कक्षाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इनमें भी क्या है, जैसे कोई भी कोष या कक्षा होती है तो उसका एक छोटा रूप होता है, या यूँ कह सकते हैं जो कोष होते हैं वो उपकोषों से मिलकर बनते हैं, सही है, और उपकोष जो है वो कक्षकों से मिलकर बनते हैं, और उन कक्षकों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल बेसिक बात है कि किसी भी एटम में, और इससे पहले देखो अधिकांश अपन ने जो बात करी वो न्यूक्लियस को लेकर करी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और साथ में ऐड किया अपन ने इलेक्ट्रॉन इससे पहले वाली क्लास में, जो कि बेसिक केमिस्ट्री की क्लास थी। और ये भी वही है, क्योंकि ये सब सीखेंगे तो इससे अपने को आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर पाएंगे। और इसके लिए देखो सबसे पहली चीज़ कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन। ये जैसे एटम का जो है एक डायग्राम है, परमाणु का डायग्राम है, जिसमें ये जो 20 का भाग है ये तो न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इनकी चारों तरफ होती हैं विशेष कोष या कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अच्छा, और जैसे हम कहें कि साहब कोष का मतलब क्या होता है, उपकोष का मतलब क्या है, कक्षक का मतलब क्या होता है, और उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, ऐसे। तो जैसे मान लो ये जो नाभिक के पास वाली जो कक्षा है इसे हम कहते हैं के कक्षा, नाम से अगर बोले तो। उसके बाद में ये एल, एम और एन, ऐसे। तो पास वाली जो कक्षा है वो के कक्षा है, के कोष है, और ये पहली कक्षा होती है, नाभिक के पास वाली कक्षा पहली कक्षा। उसके बाद में ये दूसरी, तीसरी और चौथी। और देखो ये चीज़ भी हम समझ पाएंगे कि साहब इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इसमें 18, इसमें 32, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो उपकोषों में, कक्षकों में किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। जैसे पहली कक्षा है उसके अंदर एस और एस कक्षक आता है, दूसरी के अंदर जो एस और पी उपकोष होते हैं, ऐसे ही तीसरी में एसपीडी आते हैं, ऐसे चौथी में एसपीडीएफ आते हैं। तो एक एक करके ये जो सारी बात है इसको हम समझना चाहते हैं, और सबसे पहली जो अपनी स्टार्टिंग है वही कोष से। लेकिन एक बात क्लियर कर लेना बच्चों कि यहाँ जो ये कोष हैं ये उपकोषों से मिलकर बनते हैं, इनकी बात भी करेंगे, और उपकोष कक्षकों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और कक्षकों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वही बात है जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने कहा कि कोई आदमी है, या यूँ कहो कोई कॉलोनी है साहब, ठीक है ना, कॉलोनी है, कॉलोनी इस तरीके से देख लो आप। और कॉलोनी को बनाने के लिए क्या चाहिए, खूब सारे घर चाहिए, मकान चाहिए, है ना। कॉलोनी को बनाने के लिए क्या चाहिए, घर, मकान चाहिए। और वो मकान किससे मिलकर बनते हैं सर, कमरों से मिलकर बनते हैं, कमरों से मिलकर बनते हैं। कौन, मकान, घर। और ये जो घर हैं, ये जो कमरे हैं, इन कमरों में मैंने कहा 2 लोग रहते हैं, एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी रहते हैं, बोले तो इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो आदमी कहाँ रहेगा साहब, कमरे में। वैसे तो आदमी कॉलोनी में है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसे 3 प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई वो कहाँ रहोगे, कमरे में। फिर बोलो कहाँ रहोगे, घर में रहता हूँ। फिर बोलो कहाँ रहता है, कॉलोनी में रहता हूँ। तो कॉलोनी जो है ये आपका सेल है बेटा, ये कोष है, या इसे अपन कहते हैं कक्षा।
कॉलोनी की तरह, और जो ये घर है उस कॉलोनी के अंदर मकान है वो वास्तव में उपकोष की तरह कार्य कर रहा है। और जो ये कमरे हैं ये है कक्षक, और ये जो कमरों में आदमी हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं। और हम पढ़ेंगे कि एक कक्षक में केवल अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में सेट होनी चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि इसके बाद में आपको आपबहु जो है सिद्धांत है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाऊंगा। कोष, उपकोष और जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो आपबहु के अकॉर्डिंग अपन ऊर्जा के हिसाब से सीखेंगे। लेकिन एक जो ये फंडामेंटल बात है, बिल्कुल ये बेसिक बात है, ये अपने समझ में आनी चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ कोष है, लेकिन वो भी किससे मिलकर बनते हैं? उपकोषों से। तो मेन चीज़ अपने को क्या दिख रही है? परमाणु में कोष दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जो कोष है वो भी किन से मिलकर बना है? उपकोषों से। और उपकोष किससे मिलकर बना है? कक्षकों से। और कक्षकों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉन तो रहता कहाँ है? कोई पूछे इलेक्ट्रॉन से तो रहता कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन कहता है भाई मैं तो कक्षक में रहता हूँ। फिर कोई पूछे, फिर वो दूसरे प्रकार से आंसर देता है मैं तो उपकोषों में रहता हूँ। बिल्कुल क्लियर, सब सेल में। और फिर कोई कहे कहाँ रहता है, फिर बदल के आंसर देता है कोष में रहता हूँ। इसका मतलब तीनों ही सही है अपनी जगह। इलेक्ट्रॉन का मेन घर जो है वो कक्षक है, और वो जो कक्षक है वो आपके मिलकर क्या बनाते हैं? उपकोष। और उपकोष जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? कोष। तो इस प्रकार से हम एक एक की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोष की, ठीक। और ये कैसे आ रहे हैं एसपीडी, तो एक एक चीज़ बिल्कुल समझेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनको समस्या आती है लिखने में, तो वो बच्चे भी आराम से इसको समझ पाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ कोष को समझे। इसे कक्षा भी कहते हैं बच्चों, और कक्ष के नाम से भी जानते हैं। वैसे एक नाम इसका सेल या फिर ऑर्बिट भी कह सकते हैं आप, ऑर्बिट। क्लियर? ओके। अब इसके लिए वही चीज़, जैसे कोई भी न्यूक्लियस, इसमें ये पहली कक्षा है, फिर ये दूसरी है, ऐसे तीसरी है, ये चौथी कक्षा, ऐसे अपन कर ले। चौथी कक्षा है KLM और N, सही। पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। N की वैल्यू KLM की N के हिसाब से भी अपन देख सकते हैं बच्चों। पहला काम, कक्षा में उपकोष, जो कक्षा या जो कोष है आपका, उसमें उपकोष की संख्या। अगर कोई कक्षा को नंबरिंग में अगर वो कहता है कि जैसे मान लो वो n है ना, कक्षा को क्या कह रहा है? n। तो कक्षा में उपकोष की जो संख्या है वो क्या आएगी? n। यानी जो कोष का नंबर रहेगा, जो कोष की संख्या है, वही उस उपकोष की संख्या आएगी। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो कक्षा है या जो कोष है, कोष में कोई कक्षक की बात करेगी, कितने कक्षक आएंगे। हालांकि इसके लिए क्वांटम संख्या की बात अलग से करी जाएगी, वो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताई जाएगी। लेकिन बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता ही नहीं है तो वो सीखेगा कैसे? बिल्कुल बेसिक है ना। कक्षा में कक्षकों की संख्या, इसके लिए कुछ नहीं करना बच्चों, आपको n² करना है, ठीक। ऐसे ही देखो, कक्षा या जो कोष है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन, कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को 2n² याद रखना है। ऐसे ही कक्षा में अधिकतम कक्षक n², अधिकतम जो टोटल आपके कोष हैं उसका नंबर क्या है? n। तो ये तीन बातें सामने आती हैं, n² और 2n²। सिद्ध भी करेंगे इन बातों को, कैसे हुआ ये सब, कैसे आते हैं नंबर, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो जैसे मान लो हम बात करें, जैसे ये आपके सामने है, ये सब कुछ क्लियर है कि यहाँ पे आपको एक तो जो है KLMN, ये क्या बना रखे हैं? कोष या आपकी कक्षा बना रखी है। और इसमें ये जो n=1, n=2, n=3, n=4, ये कक्षा का नंबर है। जैसे मैंने कहा भाई मुझे कोष है ना, और इसमें n की वैल्यू इधर मैं लिखता हूँ, फिर उसके अंदर मुझे चाहिए उपकोष कितने आएंगे, कक्षक कितने आएंगे, ये बात उससे कर सकते हो। और कुल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों, ये बात भी यहाँ करी जा सकती है। सही, देखो बिल्कुल आसान है।
4 कक्षाओं की बात अपन कर रहे हैं। जैसे पहली है ना, कोस क्या है के, दूसरी एल, तीसरा क्या है के एल एम, और चौथा एन, तो ये 3 4, ये एन का मान हो गया। कक्षा कौन से नंबर की है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। साथ में चित्र को भी ध्यान में रखो, है ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। अब उपकोष चाहिए आपको कि कितने उपकोष आएंगे इस कोष में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उपकोष का एन की जो वैल्यू होती है वही उपकोष के नंबर होंगे। जैसे यहाँ 1 है तो इसका मतलब है कि यहाँ उपकोष कितने आएंगे, 1 उपकोष आएगा कोई। अभी नंबर लिखो, फिर मैं समझाता हूँ जब उपकोष की बात करूँगा अलग से अभी पॉइंट में। दूसरी चीज़ है एल, इसका मतलब यहाँ 2 है, इसमें कितने उपकोष आने हैं, 2। वो कौन कौन से आएंगे वो बात भी अपन करेंगे। तीसरा है, इसका मतलब इसमें टोटल सब सेल कितने, उपकोष कितने, 3। चौथा है तो इसमें कितने, 4 उपकोष। ऐसे कक्षकों का नंबर कैसे बताओगे, एन स्क्वायर से आ जाओ सीधे, ठीक है। एन स्क्वायर से कैसे, देखो अगर यहाँ n की वैल्यू 1 है बच्चों, तो n स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, यहाँ 1 कक्षक आएगा कोई। यहाँ 2 का स्क्वायर कितने, 4 कक्षक आ जाएंगे, है ना, ऐसे। और 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 कक्षक आएंगे तीसरी कक्षा या कोर्स में। ऐसे ही चौथी कक्षा के अंदर 4 चौक 16 होता है, क्योंकि स्क्वायर है ना, n का स्क्वायर है, n का मतलब कक्षा की संख्या दे रखी है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन का नंबर 2n स्क्वायर से है ना, 2 से गुणा करना है आपको इस n स्क्वायर को, क्योंकि वास्तव में ये जो आया है वो n स्क्वायर है और ये क्या आया है, n आया है, तो इसका डबल कर दो आप। तो क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब हुआ आप डबल कर दो। जैसे ये कक्षक का नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा 2। इसमें कितने हैं कक्षक, 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर। इसमें 9 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। इसमें 16 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32। तो ये एक सीधी सी बात हुई, है ना, कि आप पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की बात करो, दूसरी में 8 अधिकतम, और तीसरी में 18, और चौथी में कितने हो जाएंगे, 32। वही बात थी। देखो पहली में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ क्लियर है, ये बिल्कुल ये चीज़ साफ हो जानी चाहिए। और मेन जो मुद्दे की बात रहेगी वो आपको ये ध्यान रहेगा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है कोष कक्षा। ओके, अगली बात करो बच्चों, सबसेल पे आओ। सबसेल, उपकोष, ये क्या चीज है, देखो उपकोष क्या है, सब सेल बोलते हैं, या आप लोग इसे उपकक्षा भी बोल सकते हैं, उपकक्षा, उपकक्षा। ओके, सब सेल, सब ऑर्बिट, ऐसे क्या है, वही चीजें सब। पहला काम तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, चित्र तो देखो साथ में रखो इसके। जैसे हमने ये न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये अपने को एक मेंटलिटी बनाने का मौका देता है जिससे कि चीज़ें याद रह पाती हैं। हाँ जी, उपकोष, पहला काम तो हम जानते हैं कि उपकोष का मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से उपकोष होते हैं, है ना। उपकोष का मालूम होना चाहिए कौन कौन से उपकोष होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो उपकोष का देखो S, P, D और F, ये जो है उपकोष होते हैं। और अपने को ये भी इस हाथों हाथ ये जानना है कि इन उपकोषों में जो कक्षक का जो नंबर होता है, कक्षक, क्योंकि कक्षकों से मिलकर उपकोष बनता है, कमरों से मिलकर भैया मकान बनता है, सीधी सी बात। और मकान खूब सारे अगर एक जगह रहते हैं तो वो कॉलोनी का निर्माण करते हैं, वही चीज़ है सेल, ठीक है। तो यहाँ से S है ना, उपकोष SPDF, यहाँ भी ये चीज़। हालांकि यहाँ तो कैसे देखो K, L, M और N, पहले ये कर दो आप, N = 1, N = 2, N = 3, N = क्या 4, और N कुछ नहीं है, कोष है भाई, कोष का नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ईजी वे में, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से S कक्षक की बात, अगर S उपकोष है, और ऐसे कई बार संयुक्त रूप से अपन इन चीज़ों का ऐसे कह देते हैं कि S कक्षक, कोई दिक्कत नहीं है, P कक्षक, D कक्षक, है ना, F कक्षक, ऐसे। तो वो सब जो है कक्षक मिलकर ही तो उपकोष का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे याद रखना है कि ये जो कक्षक का नंबर है वो कितना आना है इसमें, है ना।
ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। एस जो उपकोष है वो केवल एक कक्षक से मिलकर बनता है बच्चों। पी कितने से मिलकर बनता है? 3 से। डी है आपका 5 से। बहुत आसान है, लेकिन ये समझ में आती है, बहुत कुछ समझ में आता है भाई। 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप बाबू का ऊर्जा स्तर जो आरेख है वो हम समझ लेंगे, उसके बाद में बिल्कुल आसान रहेंगी चीज़ें। और इसको एक तरीके से हम और बता सकते हैं, जैसे मान लो कक्षक की बात कर रहा है, तो हम फिलहाल तो इसको जैसे मान लो छोटे छोटे डिब्बों के रूप में से बना सकते हैं। जैसे साथ ये एक कक्षक एस में पी कितने से मिलकर बना है? 3 से। और डी 5 से है, 5 कक्षक बना दो ऐसे। और ये कितने से मिलकर बना है? 7 से। ऐसे 7 बना दो, 1 2 3 4 5 6। एक और बना दो, ये 7, ये 5 है। और हमने ये सीख रखा है कि एक कक्षक में किसी भी कक्षक में एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो कितने होते हैं? 2। क्लियर है? एक कमरे में कितने? 2 आदमी। इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 2। और रखने का जो तरीका होता है इलेक्ट्रॉनों का, ये एक दूसरे के विपरीत चक्रण में होते हैं। आप फिलहाल ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है? एक दूसरे की कौन सी गति करते हैं? विपरीत। और वो गति होती है वो चक्रण गति। खुद के अक्ष पर जो गति होती है ना, वो चक्रण गति होती है बच्चों। उस गति का नाम है चक्रण गति। तो एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। तो इस वजह से एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं बच्चों अपने को। सही है? तो इससे क्या है, किसी भी कक्षक में या किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी पता लगेगा। ठीक है? ये जो आपको कम दिख रहा है, इसका मतलब ये है, जैसे एक मैं बड़ा कक्षक बना के ऐसे समझा दूं आपको, जैसे एक ये है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमना होता है, यहाँ स्टेबिलिटी के लिए होता है ये सब, स्थायित्व के लिए। तो देखो यहाँ क्लियर हुआ क्या मामला, कि एस में एक कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी अगर जानना चाहो यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी आप बता सकते हो भाई। ठीक है? ये डायग्राम के अंदर घुस के, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सारा। इसमें कितने आएंगे? 6। पी में, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? डबल कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। है कि नहीं भाई? और इसी चीज को वहां भर सकते हैं ना अपन, क्यों नहीं भर सकते? देखो कैसे। और एक और संयुक्त जो चीज है वो भी बताऊंगा अभी। पहली कक्षा साहब, अब चूंकि कक्षा भी तो उपकोषों से मिलकर बनती है, तो वो भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज़ क्लियर कर लो यहाँ से कि इस उपकोष में ये तो कक्षक हैं और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये नंबर पता होना चाहिए। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। डी में मैक्सिमम कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में अधिकतम कितने? 14। ये जो है अपने को मालूम होना चाहिए, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जिससे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। तो ये है। एक बार अपन काम करते हैं, साथ में शामिल करते हैं कोष को भी, फिर एक साथ इसका जो है पूरी की पूरी एक टेबल तैयार हो जाएगी, और वो अपने साथ है ही। अभी करते हैं बात। मैं एक काम और करता हूँ, देखो इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूँ डायग्राम को, फिर भी आ जाएगा। देखो क्या करना है, आप कोष को शामिल करो। देखो सबसे पहले सेल को शामिल करो, और ये आपका उपकोष, ठीक, कक्षक, सारी बातें लग दो यहाँ पे एक जगह, और इलेक्ट्रॉन शुरू में जो आई थी अपने पास, इलेक्ट्रॉन, ये कक्षक दिख तो रहा है सबको आराम से, देखो दिख रही है चीज़ें। और ये नंबरिंग के साथ भी डाल सकते हैं, जैसे ये 1 है ना, 2 3 4 चौथा, ये के, एल, एम और एन, 4 की बात कर रहा हूँ। आगे भी बात करी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तरीका वही रहेगा सब। पर ये सीख लो एक बार तो आगे सबको समझ में आएगा भाई। हाँ जी, के। अब आप ये तो जानते ही हो कि के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखो ये तरीका ही सीखना है अपने को। के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है सर? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया था अपन ने, इससे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। देखो एन की वैल्यू, के कौन सा है? सिंपल है, के अगर ये एन
के कोस के लिए n बराबर 1 है, तो मुझे बताओ 2n स्क्वायर से नहीं आएगा क्या? 2 इंटू एन, एन का मान कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, तो 2 1 कम 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही L है, अगर L कोस है तो n की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसका 2n स्क्वायर से बताओ, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे KLM होता, m कोस के लिए क्या करोगे? m कोस में n का मान कितना है? 3, और n क्या है? कक्षा की संख्या है, और क्या है? कोस की संख्या है। 2n स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही n के अंदर भी बताओ, n कोस, n इज इक्वल टू 4, कक्षा की संख्या, कोस की संख्या कौन कितनी? 4 है, तो 2n स्क्वायर से n का मान 4 यहाँ रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर। दिख रहा है सारा? क्लियर है सब? 2 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 इलेक्ट्रॉन। यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 18, और इसमें कितने? 32। ये पैटर्न अपने माइंड में होना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल सही। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो उपकोष हैं, जैसे पहली कक्षा में है ना, n का मान n के मान पे डिपेंड करता है भी कोष में उपकोष कितने आने हैं। तो उपकोष की संख्या जो होती है वो n का मान ही तो होती है। n का मान जैसे यहाँ कितना है? 1 कोष, तो इसका मतलब एक उपकोष आएगा, और एक उपकोष कौन है वो मैं बता देता हूँ आपको, S आएगा। क्लियर? इसके अंदर 2 है तो S और P आने हैं, ये पैटर्न याद रखना अपने को। ऐसे ही SPD 3 है तो SPD 1 2 3 हो गए। ऐसे ही 4 है तो SPD और F आ जाएगा। क्लियर? ऐसे। और जब यहाँ पे आप लोग बात ही कर रहे हो, जैसे मैं इसको पहली कक्षा का है, पहली कक्षा का S उपकोष, दूसरी कक्षा का S और दूसरी का P, तीसरी का S, तीसरी का P, तीसरी का D, ऐसे ही चौथी का S, चौथी का P, चौथी का D और चौथी का F। ये पैटर्न है, और दिख भी रहा है, देखो 2 कक्षक, और कक्षकों का मतलब ये है, देखो कुछ नहीं है, S है, S और P में जानते हैं 3 होते हैं, कौन कौन है? S, P और D में कितने होते हैं? 5, ये लो। और कौन कौन है यहाँ पे? देखो, एक S, P के 3 और D के कितने? 5, और एक कौन है? F भी है, 1 2 3 4 5, और ये 7 हो गए, 5 1 6 7। तो ऐसे ये है, और क्या है इसमें? यहाँ से 1s, तो K में क्या आएगा? 1s, फिर L में दूसरी में क्या आएगा? 2s 2p, तीसरी में 3s 3p 3d, और चौथी में 4s 4p 4d और 4f। अब जो भरें तत्व के हिसाब से वो भर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन की जितनी आवश्यकता होगी वो। तो ये चीज़ अपने माइंड में रहना चाहिए कि उपकोष की संख्या जो होती है वो n का मान होती है, जो कि यहाँ मिल गई अपने को n की वैल्यू। क्लियर? तो ये चीज़ अपने को जो है आनी चाहिए। तो एक चीज़ ये है, लेकिन इसी चीज़ को अपन इन चीज़ों को क्या करते हैं, जैसे डायग्रामेटिक चीज़, और ये देखो डायग्राम जो है एटम वाला, ऐसी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आसानी है चीज़ को समझने में। पहली कक्षा कर दी, ये दूसरी कर दी बच्चों, ऐसे तीसरी आ गई, और ये चौथी बना ली। सही है? यहाँ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, और पता भी है कौन सी है, K L M N। जितना पढ़ा उतना देखो सारा एक साथ आ जाएगा वो कंप्लीटली। हाँ जी सर, K में दिख रहा है क्या सर? 1s। देखो इंटरेस्टिंग है ये चीज़, 1s, तो इसका मतलब यहाँ मैंने लिख दिया 1s। ओके, फिर बताओ मुझे दूसरी के लिए क्या लिखूँगा? 2s और 2p लिखूँगा। तीसरी में क्या लिखूँगा बच्चों? 3s 3p और 3d लिखूँगा। ऐसे ही चौथी में 4s 4p और 4d, और क्या लिख दूंगा? 4f। देखो इतनी चीज़ें तो समझ में आती है अपने, है ना? ठीक है, कि भाई n पहली दूसरी तीसरी चौथी KLMN ऐसे, और फिर उनके अंदर ये तो कोष हैं आपके, है ना? पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, और फिर उसके अंदर उपकोषों की बात अपन कर रहे हैं, है ना? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसे। तो ये पैटर्न अपने माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है ना? तो उसके बाद में फिर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना इजी वे में समझ जाएंगे, क्योंकि अपने को मालूम रहेगा कि जैसे मान लो SPDF, इनकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी का तो मालूम है ही ना। जैसे कोई अगर बात कर रहा है कि SPD और F है, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स अपने कर दिया है कितना, यहाँ पे तो कितना, S में 2, P में कितना आ जाएगा 6, D में कितना आएगा 10, और F में कितना आ जाएगा 14। अगर ये चीज़ अपने को मालूम है तो फिर रहा क्या है?
क्लियर है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगली क्लास में 100% जो है आपको मैं समझा के छोड़ूंगा, और आज का ये लेक्चर यही कंप्लीट करता हूँ।